हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट में आपका स्वागत है। और 3 अप्रैल 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा सही नहीं है, इस वजह से ये वीडियो सिर्फ देखते हैं कितनी लंबी खिंचती है और थोड़ा सा आवाज़ भी लो रहेगी, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी इग्नोर करने की कोशिश करें। पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे काम की हो जाती हैं। चलिए, पहला जो आर्टिकल है वो यहाँ पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्स द गैप। देखिए, हमारे बहुत सारे एंशियंट टेक्स्ट हैं, ठीक है, इंडिया के अलग हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग हैं। ऐसे ही आपको एंशियंट ग्रीक इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगी। अब ये इंस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके की भाषा में है। ए नंबर के पॉइंट को अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो आपको ये चीज़ें नज़र आनी शुरू होंगी। अब ये टेक्स्ट हमें मिले तो इनमें कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपकी मिसिंग होती हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर डॉट लगे हुए हैं वो हमें नहीं पता, हमें ये मिला ऐसा का ऐसा ही, और हम इसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं पर हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो अब क्या किया है साइंटिस्ट ने, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाया है जिसका नाम है इथाका, ठीक है, ITHACA। तो ये टर्म पूछी जा सकती है कि अभी अभी ये टर्म न्यूज़ में थी, ये क्या है? तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो एंशियंट ग्रीक इंस्क्रिप्शंस में मिसिंग टेक्स्ट को प्रिडिक्ट कर सकता है। देखो, पहले 3 वर्ड यहाँ पर हमें नहीं पता थे, इस टूल की मदद से हमें ये पहले 3 वर्ड यहाँ पर अवेलेबल हो गए, ठीक। तो इसको यहाँ पर आपका इस इथाका की मदद से ये अपने आप इस चीज़ को फिल कर देगा कि भाई ये ऐसे है, आपका गैप दे दिए गए हैं और इनको फिल करना है। तो ये वाला जो टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये इसको यहाँ पर आसानी से फिल कर लेगा, हमें इसमें मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से भरा हुआ मिल जाएगा। इससे बड़ा कोई क्वेश्चन यूपीएससी जैसे पेपर में नहीं निकलने वाला कि ये इथाका क्या है, बस इतना पूछा जा सकता है, इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इतना आपके काम का यहाँ पर हो जाता है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर आर्टिकल मिला, लिखा हुआ है मोर लैंडस्लाइड, और यहाँ पर जो आपको बताया गया है वो बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से लैंडस्लाइड्स को प्रमोट करेगा। क्लाइमेट चेंज देखो यहाँ पर होगा जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर होगी, सिंपल सी बात है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेगा जिसकी वजह से जो रेनफॉल इवेंट है उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों की दोनों यहाँ पर इंक्रीज होंगी। मतलब रेनफॉल तो होगी लेकिन उसका जो पैटर्न होना चाहिए वो यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि लैंडस्लाइड जो है उसमें भी ज़्यादा यहाँ पर आपकी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। लैंडस्लाइड से मौतें जो है, मतलब फैटलिटीज़ जो हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादा होंगी, और नंबर ऑफ पीपल जो कि इससे रिस्क थे, जिन पर लैंडस्लाइड का रिस्क था, वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रेनफॉल किस तरीके से एक ट्रिगर का काम करती है लैंडस्लाइड्स के लिए। ओके, तो क्लाइमेट चेंज होगा जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, रेनफॉल ज़्यादा होगी, और जो दरारें यहाँ पर आपके माउंटेनियस रीजन में हैं उनमें वाटर ज़्यादा भरेगा और सोइल लूज हो जाएगी जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। उसके अलावा देखो, वाइल्ड फायर यहाँ पर अगर लगती है तो वाइल्ड फायर की वजह से वेजिटेशन यहाँ पर डिस्ट्रॉय होती है, और वेजिटेशन सोइल को होल्ड करने का काम करती है। तो सोइल होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स यहाँ पर आएंगी। तो क्लाइमेट चेंज सीधे सीधे आपका रेनफॉल से रिलेटेड है, क्लाइमेट सीधे सीधे आपका वाइल्ड फायर से रिलेटेड है, और क्लाइमेट जो है वो सीधे सीधे आपका सी लेवल राइज से यहाँ पर रिलेटेड है। अगर सी लेवल राइज यहाँ पर होगा तो जो स्लोप्स हैं, आपके कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर लैंडस्लाइड की कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगी। तो ये तीनों ही चीज़ें इस चीज़ से लिंक हैं। ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा था, आपको पता होना चाहिए था कि किस तरीके से लैंडस्लाइड्स यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। उसके बाद अगला आर्टिकल आपको मिलेगा, लिखा हुआ है मोर बैट्स, और यहाँ पर बेसिकली इस चीज़ की बात है कि इन्होंने एक है आपकी होर्स शू बैट, कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ऐसी भी कोई बैट एग्जिस्ट करती है। तो ये जो बैट है इसकी कई सारी अननोन स्पीसीज़ हैं, उनके बारे में यहाँ पर आपका पता चला है कि भाई जितनी स्पीसीज़ हम सोचे बैठे थे उससे कई ज़्यादा स्पीसीज़ मौजूद हैं इस वाली बैट की साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में। ओके, और लगभग 11 स्पीसीज़ वगैरह पर ये स्टडी हुई। इस फैमिली की ये बैट्स थी, नॉट इम्पोर्टेंट, बट कुल मिला के जो स्टडी है इससे हमें ये पता लगेगा कि दिस स्टडी आइडेंटिफाइंग बैट स्पीसीज़ करेक्टली माइट हेल्प कि हम जो है उनका जियोग्राफिकल हॉटस्पॉट, मतलब किस रेंज में वो यहाँ पर पाई जाती हैं, साउथ एशिया के किस किस इलाके में पाई जा सकती हैं, और उनसे कौन कौन सी जूनोटिक डिजीज़ यहाँ पर फैलने का खतरा बन जाता है। ओके, साथ ही ये भी पता लगेगा कि कोविड-19 का जो ओरिजिन है वो यहाँ पर किस तरीके से हुआ, वो किस तरीके से फैला, वगैरह वगैरह चीज़ें जो हैं वो इस स्टडी से पता लगेंगी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी नहीं है, इग्नोर भी मार सकते हैं, बट कम से कम इतना तो दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ भाई इस तरीके की भी कोई बैट प्रेजेंट है दुनिया में। हॉर्स शू बैट इनको यहाँ पर आप कह सकते हो। उसके बाद ये स्टडी अच्छी है, इस स्टडी ने ये बताया वीकर जू कैट्स, इन्होंने कहा कि जो बिग कैट्स यहाँ पर हैं, लायन है आपके,
माउंटेन लायंस हो सकते हैं, चीता है, लेपर्ड है, जैगुआर्स हैं, इस तरीके के जितने भी कैट्स मौजूद हैं, बिग कैट्स, अगर आप उनको कैप्टिविटी में रखते हो, मतलब जू वगैरह में रखते हो या फिर आप प्रोटेक्टेड एरियाज़ में रखते हो, तो उनकी जो बोन्स होती हैं उनकी डेंसिटी कमज़ोर होती है। मतलब उनके अंदर जो बोन्स यहाँ पर मौजूद हैं वो सॉलिड बोन्स नहीं होती। सॉलिड बोन्स आपको देखने के लिए मिलेंगी अगर आप उसको वाइल्ड में यहाँ पर छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, वो वहाँ पर खुद शिकार करेगा, खुद मशक्कत करेगा, जिसकी वजह से उसकी जो बोन्स हैं वो हार्ड होंगी, यानी बोन्स की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो इन्होंने यही आर्टिकल के अंदर बताया है कि जो एनिमल्स हैं जो जू वगैरह के अंदर रहते हैं या फिर कैप्टिव में रहते हैं, उनकी जो बोन्स हैं उनकी डेंसिटी बहुत ही कम यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कंपेयर टू द बिग कैट्स, जिनमें जो कि वाइल्ड में यहाँ पर रहती हैं। ओके, अपना खुले में शिकार करते हैं, खुद ही यहाँ पर सब कुछ हासिल करते हैं, उनकी बोन डेंसिटी जो है वो अच्छी होती है। तो ये इमेज दिखाई गई है, जैसे कि आप चीतास की देखें तो ये ब्लू कलर का या फिर आप जो ग्रीन कलर का बार है ये देख रहे हो नीचे की तरफ है, यानी कि डेंसिटी कम है, और ये जो है ये इससे ऊपर है, इसका मतलब ये है कि इसकी डेंसिटी अच्छी है। इधर सब ये डेंसिटी दिखाई गई है बोन्स वगैरह की, वो सब इतना डिटेल में मत जाओ, जस्ट ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि क्या बातें बताई जा रही हैं। ओके, जैगुआर है जैसे, तो कैप्टिव में देखोगे ये रहा, तो कैप्टिव में आपको सिचुएशन इस तरीके की मिलेगी कि ये जो बार है ये नीचे की तरफ है और जो वाइल्ड है उसमें बार ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये है कि वाइल्ड में अगर छोड़ोगे तो डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी इस एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको इतने पता होने चाहिए यहाँ से। उसके बाद आगे स्टडी यहाँ पर कह रही है इम्यूनिटी फॉलोइंग इन्फेक्शन लास्ट अप टू 19 मंथ। ओके, तो आपको पता है कि ये हम किस तरीके से आर्टिकल को ख़त्म करते हैं, ये हमारे किसी भी काम का नहीं होता, लेकिन एक स्लाइड फिर भी हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। एक स्टडी यहाँ पर हुई, स्टडी किसने की, कैसे की, हमारे किसी काम की नहीं। ठीक है जी, स्टडी किसने की, कैसे की, हमारे किसी काम की नहीं। आप पढ़ने में थोड़ा सा समय इस पर बर्बाद कर सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है। स्टडी ने इस बात को फाउंड किया कि जो लोग यहाँ पर इन्फेक्टेड हुए हैं और हमने उनको 1 शॉट या 2 शॉट यहाँ पर वैक्सीन के दे दिए, इन्फेक्टेड हुए प्लस वैक्सीन यहाँ पर दी, यानी उनमें हाइब्रिड इम्यूनिटी हमने हासिल करा दी, तो उनमें ग्रेटर प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। मतलब इन्फेक्शन से वो बच सकते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन से भी यहाँ पर बच सकते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि अगर नेचुरल इम्यूनिटी हासिल हो जाती है, मतलब आपको कभी पहले इन्फेक्शन हुआ हो और दोबारा इन्फेक्शन यहाँ पर आपको होता है, तो आपके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी बनी रहती है और आपने कोई वैक्सीन भी यहाँ पर नहीं लगवाई है, एडिशनल प्रोटेक्शन भी यहाँ पर नहीं लिया है, तब भी हॉस्पिटलाइजेशन का जो रिस्क है वो लो रहता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन करना ही पड़े। लगभग 87% आप प्रोटेक्टिव हो, बाकी का 30% रिस्क यहाँ पर है, यानी कि रिस्क जो है वो लो है। तो कुल मिला के ये बातें तो हमें पिछले 3 साल से पता ही हैं। वैक्सीन तभी तो लगवा रहे हैं लोग जब ये आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क है वो लो है, या फिर हमें प्रोटेक्शन जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये स्टडी यहाँ पर है। हमें चीज़ें पता है, ये रेगुलर चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, कुछ ना कुछ निकलता रहता है। हमारे यूपीएससी के लिए ये चीज़ें काम की नहीं हो जाती। इन्होंने और देखो और क्या क्या बताया। इन्होंने बताया है कि अगर आपके अंदर हाइब्रिड इम्यूनिटी है, एक वैक्सीन लगवाई है आपने तो 94% लोअर रिस्क है। अगर आपने 2 वैक्सीन लगवाई है तो 90% लोअर रिस्क है। नेचुरल इम्यूनिटी हासिल कर ली है तो हॉस्पिटलाइजेशन का जो रिस्क है वो यहाँ पर आपका कम हो जाता है। इन्होंने ये भी बताया कि पीपल जिनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी हासिल है 95% प्रोटेक्शन यहाँ पर है। मतलब कुल मिलाकर के अगर नेचुरल इम्यूनिटी हासिल की है या हाइब्रिड इम्यूनिटी हासिल की है प्लस वैक्सीनेशन यहाँ पर किया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन रिस्क भी लो रहेगा और साथ ही साथ जो प्रोटेक्शन है वो भी ग्रेटर रहेगा। जस्ट इतना सा बात पूरी स्टडी के अंदर थी। बाकी अगर आप चाहें तो इस पर 20 मिनट और लगा करके पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। कोई भी कॉस्ट बेनिफिट आपको यहाँ पर नज़र नहीं आने वाला, क्योंकि ये इतना ही काम का यहाँ पर बनता है। उसके बाद आगे चलते हैं, हाउ मेल फ्रूट फ्लाइज लर्न द रूल ऑफ कोर्टशिप। बिल्कुल भी आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसने स्टडी की, कैसे की, कौन सी फ्लाई के ऊपर की, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। यूपीएससी इस तरीके की बातों में नहीं पढ़ता और ना ही हमें भी पढ़ना है। अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा वरना ये भी टाइम ही वेस्ट कहा जाएगा। अगला जो आर्टिकल है वो आपको बताता है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो फेस मास्क यहाँ पर हैं उनके ऊपर रेगुलेशंस इंडिया में कम हुई हैं। महाराष्ट्र जैसे स्टेट हैं, दिल्ली जैसे स्टेट हैं, उन्होंने पब्लिक प्लेस में मास्क को मैंडेटरी नहीं करा है। ठीक है, मतलब मैंडेटरी था लेकिन अब उसको हटा दिया है। क्या है कि आप थोड़ा सा जो है रेस्ट्रिक्शंस को ईजी कर दिया है। यहाँ पर ये सब बातें लिखी हुई हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एक्सपर्ट हैं ये यही कह रहे हैं कि ज़्यादा जल्दीबाजी मत करो, अभी मास्क को लगा रहने दो। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि लोग अपने आप वॉलंटरी तरीके से मास्किंग को यहाँ पर प्रमोट करें, मतलब अपने आप यहाँ पर इसको लगाएं, जिसकी वजह से ये चीज़ें मिलेंगी।
इसमें आपके एग्ज़ाम का कुछ भी काम का नहीं है। और यही बातें हैं कि ज़्यादा जल्दबाजी ना करें फेस मास्क को हटाने के लिए, अभी इसको यहाँ पर चलने दें। कम से कम कोविड-19 नहीं तो अलग जो डिजीज़ लाइक इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू है, कम से कम उनसे तो यहाँ पर बचा जा सकता है। और ये सही बात है कि कोविड-19 यहाँ पर मान लो चला गया, लेकिन ये समय ऐसा है क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से कि कभी भी कोई भी डिजीज़ इमर्ज हो सकती है और आप पर अटैक कर सकती है। तो मास्क तो अब आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन गया है। जब कपड़े खरीदो तो मास्क उसके साथ ज़रूर से खरीदें, ठीक है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये स्टडी यहाँ पर आ जाती है और इस स्टडी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है इवोल्यूशन कैन हैपन एट सर्टेन टाइम स्केल। ऐसी स्टडीज़ हमने पहले भी देखी हैं जिसमें हमें ये पता चला है कि जो इवोल्यूशन है वो एक स्लो प्रोसेस यहाँ पर निकल करके आई थी। डार्विन की थ्योरी ने ये बताया कि इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। किसी भी जीव को एक वातावरण में अनुकूल होने के लिए टाइम लगता है, ये बात उन्होंने बताई थी। लेकिन अब जो स्टडीज़ यहाँ पर हो रही हैं वो इन चीज़ों को डिफाइन करती हैं कि जो इवोल्यूशन है वो कम समय में भी हो सकता है, मतलब जल्दी हो सकता है, इतना टाइम लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। सेम स्टडी यहाँ पर है। स्टडी फ्रूट फ्लाइज के ऊपर हुई है। यहाँ पर दिया गया है एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रूट फ्लाइज, यानी कि ये वाला पैसेज हमारे किसी काम का नहीं बचता, ना ही ये पैसेज हमारे किसी काम का बचता है। इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो भी हमारे किसी काम की नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, तो वो हम यहाँ पर देख लेंगे, ये चीज़ भी हमारे किसी काम की नहीं है। जस्ट ये जो हाईलाइट वाला पार्ट है ये हमारे काम का हो जाता है, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। स्टडी किसने की, नोट इम्पोर्टेंट, कहाँ की, नोट इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाँ, आप 5 मिनट में ये चीज़ें पढ़ सकते हो, बट 5 मिनट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बात यहाँ से शुरू होती है, लिखा हुआ है इवोल्यूशन प्रोसेस। हमारी जो ओल्ड नोशन है, जो हमें पता है चीज़ें, जो डार्विन जी बता गए यहाँ पर, वो ये बता गए हैं कि इवोल्यूशन बीइंग अ स्लो प्रोसेस, इवोल्यूशन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है और इसमें टाइम लगता है, ये बात हमें बता करके गए हैं। देखो, 2 चीज़ें होती हैं एक स्पीसीज़ की लाइफ में, एक होता है उसका इवोल्यूशन, एक होता है उसका एक्सटिंक्शन। दोनों की दोनों ही स्लो प्रोसेस हैं, दोनों में आपका टाइम लगता है, ये बातें हमें पता हैं। लेकिन दोनों चीज़ें चेंज यहाँ पर हो रही हैं। इवोल्यूशन की थ्योरीज आपको यहाँ से मिल जाएंगी और एक्सटिंक्शन की थ्योरीज जो हैं वो हम आपको बताते रहते हैं अलग अलग मैगजीन में। जैसे एक्सटिंक्शन के ऊपर डाउन टू अर्थ की अभी पूरी मैगजीन पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था, एक्सटिंक्शन के बारे में। ये प्रोसेस तो स्लो है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण, एंथ्रोपोसीन के कारण ये जो प्रोसेसेस हैं ये तेज हो गई हैं, ये भी अब छोटे समय में एक्सटिंक्शन होने लगे हैं। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। अब आपसे कोई पूछे कि इवोल्यूशन या एक्सटिंक्शन स्लो प्रोसेस हैं या फास्ट प्रोसेस हैं, तो आज के समय के हिसाब से इवोल्यूशन और जो आपका एक्सटिंक्शन, दोनों की दोनों फास्ट प्रोसेसेस यहाँ पर हैं। ओके, ये तुरंत यहाँ पर होती हैं। तो हमें ये पता था पुराने समय में कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एवोल्यूशन यहाँ पर होता है, लेकिन अभी जो यहाँ पर नए एविडेंस निकल के आए हैं उनके हिसाब से पता चला है कि एवोल्यूशन हैपेंस टू ए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, एवोल्यूशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। ये बात तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। इन्होंने ये भी बताया कि एवोल्यूशन है या एक्सटिंक्शन है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण तो होता ही होता है, इन्वेजन के कारण भी होता है, यानी कि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ के कारण भी होता है, और ये जो है वो आपका पॉल्यूशन के कारण भी होता है। इन्होंने ये भी बताया कि आपका सिंगल सीज़न के कारण भी ये चीज़ें होती हैं। सिंगल सीज़न मतलब अगर पूरे साल में एक जैसा सीज़न यहाँ पर रहा, मान लो कि जो वार्मर कंडीशंस हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में 12 महीने ही रहने लगी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि वार्मर जो कंडीशंस हैं लगभग 8 महीने तक यहाँ पर चलने लगी हैं। मार्च से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक ये कंडीशंस यहाँ पर रहती हैं। तो ऐसे ही अगर ये 12 महीने तक यहाँ पर चली तो वो भी एक एवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन का कारण बन जाता है। जो चीज़ें एवोल्यूशन का कारण बनती हैं वही चीज़ें एक्सटिंक्शन का कारण भी बनती हैं, याद रखना। इतना सारा पॉइंट बस काम का था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ये एक और क्वेश्चन कॉर्नर यहाँ पर था, इसके अंदर दिया गया है व्हाट इज़ द एविडेंस दैट अर्थ फॉर्म्ड इनसाइड अ सोलार नेबुला। अर्थ सोलार नेबुला के अंदर से बनी है, इस बात का क्या एविडेंस है। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा तो इन्होंने इसका जवाब यहाँ पर दिया है। देखो, एक एलिमेंट है जिसका नाम है हीलियम। ओके, हीलियम जो एलिमेंट यहाँ पर है वो आपका पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। जितनी भी प्रोसेसेस हैं अलग अलग स्टार्स के अंदर, स्पेशली न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस, उसमें से हीलियम आपका प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से। सेम प्रोसेस आपकी सूरज के अंदर भी होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रोसेस के जरिए हीलियम जो है वो अपने आप में आपका इस तरीके से होता है He, और इसके नीचे आपका 2 होता है और इधर आपका 4 होता है। ओके, इसके कुछ आइसोटोप होते हैं जिसको कहते हैं समस्थानिक्स। तो इनके जो समस्थानिक है लगभग 9 तरीके के आइसोटोप मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 2 ही स्टेबल हैं। एक है आपका हीलियम 3 और दूसरा है आपका हीलियम 4। हीलियम 4 वातावरण में भारी मात्रा में प्रेजेंट है,
लेकिन जो हीलियम 3 है वो इतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है। हीलियम 3 जो है वो आपका अर्थ के सरफेस से यहाँ पर रिलीज होता है। पहले पता चलता था कि अर्थ के मेंटल से रिलीज हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि अर्थ के कोर से यहाँ पर आपका लीक होता है। ओके, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हैं जिसके कारण आपका हीलियम 3 जनरेट होता है। हीलियम 3 कहाँ से निकला, मैंने बताया आपको, एक तो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन से निकला, दूसरा रेडियो एक्टिव डीके होगा ट्राइटियम का, तो वहाँ से भी आपका रेडियो एक्टिव डीके होगा, और साथ ही साथ जो सोलार नेबुला है वहाँ से भी आपका ये चीज़ें निकलती हैं। नेबुला का मतलब होता है डस्ट के, गैसेस के बड़े बड़े जो आपके क्लाउड्स होते हैं वो एक स्टार फॉर्मेशन के प्रोसेस के दौरान निकलते हैं, उसको सोलार नेबुला यहाँ पर कहते हैं। अगर ये चीज़ें सूरज के चारों तरफ हो रही हैं तो उसको सोलार नेबुला कहेंगे, अदरवाइज अगर किसी और स्टार में हो रही हैं तो इसको सिंपल नेबुला भी आप यहाँ पर कह सकते हो। तो इसकी वजह से ये चीज़ें आपको नज़र में आएंगी। हीलियम जो है वो एक अर्लीस्ट एलिमेंट है, आपको पता है हाइड्रोजन के बाद जस्ट हीलियम ही यहाँ पर आता है आपकी आवर्त सारणी के अंदर। बिग बैंग थ्योरी के अंदर जितने भी सिद्धांत यहाँ पर हैं उन सभी में हीलियम का महत्व आपको नज़र में आएगा। और साथ ही साथ ये भी आपको बताया गया जैसे जैसे प्लैनेट्स यहाँ पर बनते हैं और तो सराउंडिंग जो मटेरियल है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और ये एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है जिसमें हीलियम 3 जो है वो भारी मात्रा में होता है। लिखा हुआ है हाई कंसंट्रेशन ऑफ हीलियम 3 अर्थ के इंटीरियर में भी सोलार नेबुला की वजह से ही यहाँ पर पहुँचे थे। तो अर्थ के कोर से हीलियम 3 का उत्सर्जन होना इस बात को दिखाता है कि अर्थ जो है वो एक सोलार नेबुला से यहाँ पर उत्पन्न हुई। ये सब थ्योरीज यहाँ पर आपकी निकल करके आती हैं। तो ये मिस्ट्री यहाँ पर है। इन्होंने ये भी बताया कि अर्थ के कोर से लगभग 2 किलो के करीब हीलियम 3 हर साल यहाँ पर निकलता है, और इस हिसाब से लगभग 10 की घात 15 ग्राम से लेकर के 10 की घात 13 ग्राम से लेकर के 10 की घात 15 ग्राम तक हीलियम यहाँ पर मौजूद हो सकता है अर्थ के इंटीरियर के अंदर। इस बात को इन्होंने यहाँ पर आपका बताया। अब ये सब काम का नहीं था, बट ये हीलियम क्या है इसके बारे में जस्ट थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये सब न्यूक्लियर फ्यूज़न वगैरह चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ये आपकी पूरी वीडियो का एंड था। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।